हम लोग अभी तक जो काम किए हैं वो बेसिकली आ प्रैक्टिकल अप्रोच, जहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, आप लोग एक्सप्लेनेशन सुने हैं और अकॉर्डिंगली फॉर्म किया है। लेकिन ये रिटन फॉर्म में भी होना चाहिए, जिसके बेसिस में सारे प्रिंसिपल क्रिएट करता है। तो हम लोग देखेंगे किसके बेसिस में ये पूरा मैटर हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी? अकाउंटिंग पॉलिसी, ये नोट्स मैंने पहले भी दे चुका हूं, इसके बाद भी मैं दे दूंगा तब भी। इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड द मेथड्स। जिस प्रिंसिपल्स के ऊपर, अजम्पशंस के ऊपर, कन्वेंशंस के ऊपर आप लेना चाहते हैं एंड कौन सा मेथड फॉलो करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप लोग जानते हैं कि आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, तो ये डिप्रिसिएशन चार्ज आपका बाय प्रिंसिपल अप्रूवल है। क्यों प्रिंसिपल ये करते हो? बिकॉज आप जानते हो डिप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए कैश आउटफ्लो नहीं होता है, लेकिन हाँ मेरा गुड्स का सर्विस देने के लिए, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए मेरा डिप्रिसिएशन जरूरी है, एसेट का जरूरी है, एंड एसेट का यूज को ही हम लोग डिप्रिसिएशन मान के चलते हैं अकाउंटिंग के लैंग्वेज में। तो ये डिप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है, ये आपका अकाउंटिंग पॉलिसी है, आपका प्रिंसिपल्स है। कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये आपका प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज वेदर आप स्ट्रेट लाइन करेंगे, डिमिनिशिंग करेंगे, वो आपका assumption के ऊपर निर्भर करेगा। तो अकाउंटिंग पॉलिसी इज द सम ऑफ द टू थिंग्स, प्रिंसिपल्स एंड द मेथड्स। तो प्रिंसिपल मतलब जिस assumption कन्वेंशन के ऊपर काम करते हो, एंड उस assumption और कन्वेंशन के ऊपर बेस करके आप जो मेथड अप्लाई करते हो। So accounting policy refer to accounting principles and method adapted for application of such principles by the entity for preparation of financial statement. Example, depreciation of asset, provision for bad debt, etc. Inventory valuation are the example of accounting policy. For the purpose of better understanding by the users of the financial statement, accounting policy should be disclosed in the notes to accounts. आपने क्या पॉलिसी लिया है? आपने स्ट्रेट लाइन लिया है ना, डिप्रिसिएशन लिया है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिखा रहता है, लेकिन हाँ उसका चर्चा आप नोट्स टू अकाउंट्स में ऑब्वियसली करेंगे। जी सर, मैंने डिप्रिसिएशन चार्ज किया और डिप्रिसिएशन का मेथड है स्ट्रेट लाइन एंड डिमिनिशिंग, व्हाटएवर मे बी, दो तो नहीं होता है, एक ही कोई मेथड। So that is the accounting policy. Now, what is accounting principles? It refers to the rules and guidelines. ये क्या बोलता है? नियम बताता है, उसका काम करने का तरीका बताता है। Rules and guideline that are followed or used by organization while preparing financial statement and books of accounts. So financial statement and books of accounts दो पार्ट होते हैं, तो ये दोनों बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, याद रखना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया जाता है। तो होना चाहिए था प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने इजी करके लिख दिया है, व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो जो गाइडलाइन रूल्स आपने फॉलो किया है वही आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। कंपनी फॉलो कंजर्वेटिव कन्वेंशन व्हाइल वैल्यूइंग द इन्वेंट्री। आप लोग इन्वेंट्री का वैल्यू जब करते हैं तब कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर आप लोग फॉलो करते हैं। इसका कारण हम लोग कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। दैट इज द रीजन हम लोगों को क्या फॉलो करना पड़ा, हम लोगों को उसी तरीके से काम करना पड़ा। That is cost price or market price, whichever is lower. For example, company follow conservatism convention while valuing the
inventory. Hence, inventory should be valued at cost, valued at cost price or market price, whichever is lower. It is based on certain assumption and customs. That is, assumption means कोई किसी assume करके करना, और customs and tradition means accounting convention. तो accounting principle is basically based on accounting conventions, accounting assumptions. Okay, तो इसके ऊपर बेस करके ही accounting principle होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या पढ़ा? व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी? अकाउंटिंग पॉलिसी इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स. अकाउंटिंग मेथड्स के साथ बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. और अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल से assumptions, that is accounting concepts, and customs व ट्रेडिशन जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. Accounting concepts is the assumptions. Concepts are the assumptions based on which transactions are recorded in the books of accounts and financial statements. Recorded in the based on which transactions are recorded in the books of accounts and financial statement are prepared and presented. It is a set of rules and guidelines to provide the uniformity in accounting system. ये क्या देता है? कुछ rules and guidelines देता है so that आपका accounting policy एक systematic way से record करे. Why it is accounting system? Because आपका input है, आपने process किया, उसके बाद output आपका क्या है? Financial statement. Accounting convention are the tradition and customs that are adopted by the entity while preparing the books of accounts and presentation of financial statement. These conventions are developed from the accounting practices over the year by the accounting profession. For example, मैं आपको देता हूं, आप जो रुपीस लिखते हैं, आप जो मानिए रुपीस से जो मेजर होता है वो लिखते हैं, ये सब क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशन है. हम लोग धीरे धीरे कन्वेंशन पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा. चलिए आज शुरू करते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट. वहां पर फर्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है एंटिटी कॉन्सेप्ट. एंटिटी कॉन्सेप्ट. अंडर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज assumed is a separate entity from its owner. मतलब इवन ये ओनर का पैसा है, लेकिन बिजनेस एंड एंटिटी मालिक दोनों को अलग मानते हैं. दोनों को क्या करते हैं बेटा? दोनों को क्या करते हैं? अलग मानते हैं. अलग मानने का मतलब क्या हुआ? अलग मानने का मतलब क्या हुआ? आप एज्यूम करके चलते हैं ऑलवेज आपका मालिक और आपका बिजनेस दो अलग अलग हिस्सा है, सेपरेट एंटिटी है बिजनेस का. बोथ ओनर एंड बिजनेस हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस. अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द बिजनेस. ट्रांजैक्शन बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अगर वो सेपरेट एंटिटी नहीं होते, सेम एंटिटी होते, तो क्या होता बेटा? तो 100% उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते. आप अगर खुद कुछ पैसा खाते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं? नहीं, वो मेरा ही है. लेकिन दूसरे से अगर रिकॉर्ड लेते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग होता है. तो ट्रांजैक्शन बिटवीन ओनर एंड बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? अंडर दिस कॉन्सेप्ट business is assumed as a separate entity from its owner. Both owner and business have separate existence. Accounting is done from the viewpoint of the business and transaction between owner and business are recorded in the books of accounts. My dear, ध्यान से देखिए, ये आप लोग मान के चलते हैं. कहीं पर गीता कुरान में नहीं लिखा है, लेकिन आप अकाउंटेंट लोग ये मान के चलते हैं. लेकिन एक्चुअल में लीगल में तो मेरा ही बिजनेस है, लेकिन अकाउंटिंग जब होता है तब आप मान के चलते हैं दो सेपरेट एंटिटी. आई रिपीट द वर्ड, आप मान के चलते हैं.
तो ये जो एज्यूम करके चलते हैं, दैट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है जो आप मान के चलते हैं, तो आप मान के चलते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। दूसरा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। आप लोग जानते हैं, आप लोग बैलेंस, आप लोग जानते हैं एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है 1 लाख रुपए में। मुझे बताइए तो ये प्लांट एंड मशीनरी अगर आप बेच देते हैं तो कितना आपको मिलेगा? 1 लाख रुपया 1 साल बाद अगर आप बेचते हैं, क्या 90,000 मिलेगा ना उससे कम मिलेगा? मान के चलता हूं डिप्रिसिएशन का रेट 10%, तो आपने 10% करके 90,000 हो गया। तो मेरा सवाल है 1 साल बाद यूज करने के बाद अगर सेकंड हैंड मार्केट में आप बेचना जाते हैं तो मशीनरी आपको 90,000 का पैसा मिलेगा ना 1 लाख का पैसा मिलेगा? आई 90,000 से कम मिलेगा, सॉरी। सर 90,000 भी मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है। 99% चांस उससे बहुत कम मिलेगा। 1 साल सर। हो गया है, मतलब सेकेंडरी मार्केट में ऐसे ही 10 दिन बाद बेचते हो तो वैल्यू गिर जाता है, तो ये तो 1 साल यूज करने के बाद वैल्यू एकदम गिर जाएगा। लेकिन आप तो वो वैल्यू शो कर रहे हैं 90,000, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसे हुआ? आप मान के चलेंगे बिजनेस विल गो ऑन, कंटिन्यू करेगा। अगर कंटिन्यू करेगा तो मैं डेप्रिसिएशन को ओवर द यूजफुल लाइफ में क्या करूंगा? छोटा 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 करके इस्तेमाल करूंगा। आप मान के चलते हैं एक एसेट का डेप्रिसिएशन है 1 लाख रुपए दाम प्राइस है, रेसिडुअल वैल्यू 0 है और यूजफुल लाइफ है 10,000, तो डेप्रिसिएशन आप मान के चलते हैं 10,000 रुपया। लेकिन आपको किसने कहा एसेट 10 साल चलेगा? वो तो आप जानते हैं, लेकिन आप तो एसेट का कुछ नहीं कर रहे यार। आपका एसेट कहां पर इस्तेमाल हो रहा है? बिजनेस में। तो ये किसने बोला आपका बिजनेस भी 10 साल चलेगा? आपका बिजनेस जो 10 साल चलेगा वो किसने आपको बोला है? आप तो जानते हैं सर 10 साल लाइफ है तो मशीन का वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ डेप्रिसिएशन हो जाता है। लेकिन हु टोल्ड यू एसेट आपका 10 साल चलेगा? वो तो समझ में आ गया, उसका मैन्युफैक्चरर उसको गारंटी दे रहा है, लेकिन कंपनी 10 साल चलेगा ये किसने बोला है? मतलब आप एज्यूम करके चलते हैं बिजनेस हैव ए परपेचुअल लाइफ। परपेचुअल का मतलब इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, मतलब आप इमीडिएटली कुछ सेल नहीं करेंगे। मतलब जितना दूर तक आप देख सकते हैं बिजनेस आपका रनिंग कंडीशन में रहेगा, रन करेगा। फोरसीएबल फ्यूचर, जितना आप देख सकते हैं उतना तक आपका बिजनेस चलेगा। जितना आप देख सकते हैं 20 साल 25 साल जितना आपका विजन है उतना ही आपका बिजनेस चलेगा। दैट इज अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। Under this concept, business is assumed to continue its business or operation, purchase and sale, मतलब business operation will continue रहेगा for foreseeable future। foresee करना, दूर देखना, जो दूर आप देख सकते, foreseeable future, जो future आप देख सकते हैं, देखने वाला foresee कर सकते हैं, coming 1 or 2 years, that is called foreseeable future। ये आप मान के चलते हैं। इट इज एज्यूम दैट बिजनेस हैज अ परपेचुअल और इनफाइनाइट लाइफ, मतलब चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। देयर इज नो इंटेंशन टू डिसकंटिन्यू इट्स मेजर ऑपरेशन इन द इमीडिएट फ्यूचर। आपको ऐसा कोई डिसीजन नहीं है सो दैट आप उस बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप डिसकंटिन्यू कोई पार्ट ऑफ बिजनेस करना चाहते हैं, मान के चलते हैं रिलायंस अपना जो जियो का बिजनेस है वो बंद करना चाहता है, तो रिलायंस का बिजनेस इज गोइंग ऑन, लेकिन जियो का बिजनेस वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एज ए डिसकंटिन्यूड बिजनेस। तो ऐसा कोई आपका इंटेंशन नहीं है आप उसको डिसकंटिन्यू करेंगे। आप अज्यूम करके चल रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे। अगर डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इट इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, मतलब अकाउंटिंग का आप लोग जो सीखे हैं अभी तक जो किए हैं, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। बिजनेस विल गो ऑन,
Due to this concept, expenditure are classified as revenue and capital expenditure. आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो क्लासिफिकेशन करते हो किसके लिए? बिकॉज आपका गोइंग कंसर्न अज्यूम करते हैं. गोइंग कंसर्न कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? जो एक्सपेंडिचर से मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड बेनिफिट मिलेगा. मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मतलब बिजनेस मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड चलेगा. तो जैसे ही आप अज्यूम करते हैं बिजनेस मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड चलेगा, दैट्स मीन यू आर अज्यूमिंग अ गोइंग कंसर्न कांसेप्ट. सो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन होता ही है based on the going concern concept. Asset are classified as a current asset and non-current asset. Non-current asset मतलब जो current asset मतलब जो converted in cash immediately within 12 months. और non-current जो immediately 12 month के भीतर convert नहीं होगा. मतलब more than 12 month. तो आपको assume करना पड़ेगा a business will continue for more than 12 month. That is our going concern. तो क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट को जो लेस डेप्रिसिएशन करके वैल्यू करते हो 90,000, ये सब क्या है? आप गोइंग कंसर्न अज्यूम करते हैं, दैट्स व्हाई आपने माइनस करके 90,000 लिखते हैं. तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, करंट एंड नॉन करंट एसेट, ये सब आप डिपेंड करता है क्या? ये सब आपने किया है बेस्ड ऑन द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. नाउ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, या ये आप उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनिटरी एंड रिलायबली मेजर हो सकता है. दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली द मॉनिटरी एंड मेजर रिलायबली, which are measurable in terms of money, which are reliably measured in terms of money, are recorded and reflected in the books of accounts. For example, एम्प्लॉय का मोरल क्या रिकॉर्ड हो सकता है? टीचर का डेडिकेशन इन द कॉलेज, कैन यू रिकॉर्ड इट? मेरा जो सैलरी मिलता है कॉलेज रिकॉर्ड करता है, लेकिन मैं हम जैसे टीचर जो कॉलेज में एफोर्ट देते हैं, क्या वो रिकॉर्ड होता है? नोवेयर. 3 साल हो जाएगा, आप लोग भूल जाएंगे कहाँ, क्या ओबी सर कहाँ पर, एसजे मैम. आप पूरा कॉलेज को ही, शायद कॉलेज याद रहेगा, टीचर का थोड़ा बहुत याद रहेगा, बिकॉज यू कांट रिकॉग्नाइज इट. इन नेचुरल नियम है, एक्सेप्ट फ्यू ऑफ देम. तो आपका क्या हुआ? आप मेजर नहीं कर सकते. सर मैं वैल्यू कर सकता हूं, ठीक है आप वैल्यू कर सकते हैं आपका तरीका से, कुछ टेक्निक डेवलप होता है. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी एक प्रोसेस है जहां से आप टेक्निक से रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट मेजर रिलायबली. तो खाली मेजर करने से नहीं होगा, वो रिलायबली मतलब वेरीफाइबल. रिलायबल कैसे होगा? इफ यू कैन वेरीफाई, तो मेरा वैल्यूएशन आप वेरीफाई कैसे करेंगे? सो इट इज नॉट वेरीफाइबल, सो रिलायबल नहीं है. मेजर कर सकते हैं, तो मेजर करने का मतलब नहीं है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं. जो मॉनिटरीली मेजरमेंट हो सकता है उसका ही आप रिकॉर्ड करेंगे. कस्टमर का लॉयल्टी, कैन यू मेजर इट? नो. सप्लायर का कॉन्फिडेंस, कैन यू मेजर इट? नो. क्रेडिट रेटिंग, कैन यू मेजर इट? नो. ये सब हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते. इवन ये मेरा एसेट है, आपने अपना बिजनेस का क्या ब्रांड जनरेट किया है, कैन यू रिकॉर्ड इट? नो सर, आई कैन मेजर इट. लेकिन मैं जानता हूं कॉलेज का कॉमर्स डिपार्टमेंट का गुडविल है, सो आई हैव एन ब्रांड, लेकिन कैसे मेजर करना है मुझे पता नहीं है. और मेजर कर भी लेता हूं, रिलायबल मेजर नहीं होगा, वेरीफाई नहीं कर सकता. Under this concept, the transactions which are reliably measured in terms of money are recorded and reflected in the books of accounts. Under this concept, recognition, measurement, recording and presentation, क्या बोला है मैंने एकदम फर्स्ट क्लास, ये 4 करना पड़ता है. एसेट लायबिलिटी में भी सिखाया था. रिकॉग्निशन करना, मेजरमेंट करना, रिकॉर्डिंग करना, प्रेजेंट करना. रिकॉग्निशन फॉर एसेट का एग्जांपल मैं देता हूं. रिकॉग्निशन का मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन से फ्यूचर बेनिफिट मिलता है तो मेरा क्या हुआ? एसेट, मतलब एसेट की तरह रिकॉग्नाइज्ड हुआ, मतलब रिलायबली वेरीफाई कर, फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा तो मेरे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं एज अ एसेट. लेकिन कौन सा अमाउंट में? मॉनिटरी मेजरमेंट
जिस प्राइस से मैं एसेट को खरीद रहा हूं उस प्राइस से, ना जो एसेट से फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा उस प्राइस से। हम लोग जो प्राइस से खरीदते हैं उसी प्राइस से, बिकॉज वही एकमात्र वेरीफाइबल है, तो वही आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ रिकॉर्डिंग, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। देन प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहां पर, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसेट लेस डिप्रिसिएशन, whatever we want to do in form of money, money छोड़ के कुछ नहीं होता है। नॉन मॉनिटरी इवेंट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे कस्टमर लॉयल्टी, ये सब रिकॉर्ड नहीं होता है। क्रेडिट रेटिंग रिकॉग्नाइज नहीं होता है। एम्प्लॉयज मोटिवेशन लेवल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। employee motivation, customers loyalty are not recorded in the books of accounts. Now, dual aspect concept याद करो, मैंने सिंगल एंट्री भी आपको दिखाया है, डबल एंट्री में ही आपको दिखाया है। मुझे बोल सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री? एनी आइडिया? आप लोगों का हिसाब से, मुझे कोई डेफिनेशन मत बोलना, मैं डेफिनेशन बोलोगे तो मेरा तबीयत खराब हो जाता है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री? इससे पहले जो रिकॉर्डिंग होता था जब सिंगल एंट्री फॉर्मेट में, वो सब गलत था, और आप लोग आ गए हैं सब सही सही करते हैं। नो, एकदम नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री? सर सिंगल एंट्री में इनकम्प्लीट होता है और डबल एंट्री में कंप्लीट होता है। मुझे ये बताइए तो बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट? सर इनकम्प्लीट में आधा रहता है जिसको हम लोग कंप्लीट करके पूरा करके उसको ये कंप्लीट करके रखते हैं, उसके बाद उसको कंप्लीट बोलते हैं। सुरेश पांडे, सिंगल माइक बंद रखो। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री नहीं होता क्या? श्रेयांश शाह, Shreyank Shah has joined. सर Hello. Shreyank Shah has joined or not? मैं बताता हूं आप लोगों को। आप अगर मान के चलते हैं ट्रांजैक्शन का एक ही पहलू है, तो आपके लिए हो जाता है ये कौन है? हेलो, हाँ কৌশিক দা ক্লাসে আছে, একটু পরে কথা বলবো। হ্যালো হ্যালো, आप मान के चलते हैं ट्रांजैक्शन का दो पहलू है, दो साइड है। तो ट्रांजैक्शन का अगर दो साइड है, अगर आप मान के चलते हैं तो दो साइड का रिकॉर्डिंग होता है, दैट्स व्हाई डबल एंट्री। लेकिन अगर आप मान के चलते हैं ट्रांजैक्शन का एक ही साइड है, तो आप डबल एंट्री फॉलो करेंगे कि नहीं?
सिंगल एंट्री फॉलो करेंगे। इंटर डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट में बोलता है हर ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट्स होता है, दो पहलू होता है। वन एस्पेक्ट इज बेनिफिट रिसीविंग, जिसको आप लोग डेबिट बोलते हैं। अनदर एस्पेक्ट इज बेनिफिट गिविंग, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्रेडिट। तो one aspect is benefit receiving and another is aspect of benefit giving. So that is debit equal to credit. Under this concept, it is assumed that total benefit received equal to total benefit given. It is the foundation of double entry bookkeeping system. Purchase of asset 50,000 is recorded in the books of accounts under double entry system. Asset account debit to cash 50-50. Periodicity concept. Under this concept, the life of the going concern, आप जो लाइफ आपका बिजनेस इनफाइनाइट लाइफ आप सोच के रखे हैं, उसको आप क्या करते हैं, छोटा छोटा इक्वल ईयर में डिवाइड करते हैं। ये जो ईयर में डिवाइड करते हैं, 12 महीना 12 महीना 12 महीना, आप लोगों ने कोई सवाल नहीं किया सर क्यों 12 महीना के करेंगे, 16 महीना का भी तो कर सकते थे सर, 14 मंथ्स का भी तो कर सकते हैं, 3 मंथ्स का भी तो कर सकते हैं। हम लोग जो ये छोटा छोटा पीरियड बांट के चलते हैं yearly, that is called periodicity concept. Under this concept, the life of the going concern business is artificially separated into equal smaller time period known as period for the purpose of accounting and preparation of presentation of financial statement. आप लोग जो financial statement बनाते हैं वो 12 महीने के financial statements है। वो जो पीरियड में डिवाइड करते हैं, टोटल इनफाइनाइट लाइफ गोइंग कंसर्न तो चलता ही जाएगा, उसको जो 12 करके डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। इट हेल्प्स टू इवैल्यूएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। फॉर दिस assumption, expenditure are classified as revenue and capital expenditure. For this assumption, expenditure are classified as revenue and capital expenditure. Same periodicity concept and question में आ सकता है। What एक क्वेश्चन होता है, what is periodicity concept and what is going concern concept. दूसरा एक आता है, अब बोलिए तो हम लोग जो एक्सपेंडिचर को कैपिटल एंड रेवेन्यू के डिवाइड करते हैं किसके लिए, तो उसका दो कारण होता है, एक पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट और दूसरा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अंडर दिस assumption वो आप लोग जानते हैं, ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ड्यू टू ड्यू बेसिस, मतलब expenses incurred and revenue earned. Income is recognized in the books of accounts and recorded when they are earned. Collection is not important. आप अगर earn करते हैं तो तब आप उसका रिकॉर्डिंग करेंगे, मतलब आप accrued को रिकॉर्ड, accrued income को भी रिकॉर्ड करेंगे। Expenses are recorded when they have incurred. अगर वो पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट ईयर का पेमेंट इस साल कर दिया, बा नेक्स्ट ईयर का पेमेंट इस साल का पेमेंट आपने करा ही नहीं, इसका रिकॉर्डिंग होगा, बिकॉज हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। दैट्स व्हाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब का रिकॉर्डिंग होता है बिकॉज ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इंकर्ड। It is the part of fundamental accounting assumption. याद करो, अब तक दो फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption हम लोगों ने देखा है, एक accrual concept और दूसरा going concern concept. It is a fundamental accounting assumption. For this assumption, we need to pass the record. We need to pass entry. For this assumption, we need to record. We need to record transaction relating to outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income and advance income. ये जो एंट्री हम लोग देते हैं बिकॉज ऑफ द एक्रूअल कॉन्सेप्ट, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब ये एंट्री दिखाते थे, आप लोगों ने तो पूछा नहीं सर कॉस्ट का किस कॉन्सेप्ट के बेसिस में, बिकॉज हम लोग एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं।
हम लोग मान के चलते हैं, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हेन दे आर इनकर्ड, इरेस्पेक्टिव कब पेमेंट किया है और नहीं। रेवेन्यू को भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू अर्न, कब रिसीव हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ क्वेश्चन में दे सकता है यू आर पासिंग द जर्नल एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, व्हाई, अंडर व्हिच कॉन्सेप्ट वी आर पासिंग, तो आप लोग लिखेंगे एक्रूअल कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अंडर दिस assumption revenue is recognized in the books of accounts if the following two condition are satisfied। रेवेन्यू तभी आप अर्न बोलेंगे, कौन सा कंडीशन फॉलो करने से आप अर्न बोलेंगे। नंबर 1, if in case of sale, जब ownership has been transferred from purchaser to seller, sorry, purchase transferred to purchaser from seller and purchaser is legally liable to pay the seller, or in case of providing service when the service are provided by the service provider to the service receiver। मतलब जब गुड्स के लिए याद रखना, जब आप गुड्स दे चुके हैं, ओनरशिप ट्रांसफर कर चुके हैं एंड परचेजर लीगली लायबल टू पे, तब वो आप मान के चलेंगे रेवेन्यू अर्न। and when service are provided by the service provider to the service receiver, तो सर्विस रिसीवर को जब आप सर्विस दे चुके होंगे तभी आप बोल सकेंगे आप रेवेन्यू अर्न कर चुके हैं। अंडर दिस कॉन्सेप्ट द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इवन कैश नॉट रिसीव्ड, तो इवन कैश आपको ना मिले तब भी आप क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू बोल के दिखा सकते हैं। आप लोगों को मैंने गुड सेल ऑन अप्रूवल कराया था, सबको याद है, गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। तो मुझे ये बताइए जब गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस में मैं कराया था, क्या हम लोगों ने लास्ट ईयर में अगर गुड्स अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ उसको सेल बोल के रखा ना, सेल से डी रिकॉग्नाइज कर दिया, याद करो, सेल से डी रिकॉग्नाइज कर दिया और जर्नल एंट्री दिया था सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न सस्पेंस। व्हाई सेल्स अकाउंट डेबिट? बिकॉज सर ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर टू परचेजर नहीं हुआ था और लीगली लायबल टू पे नहीं हुआ था, दैट्स व्हाई मुझे सेल्स को कैंसिल करना पड़ा था, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट। बिकॉज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब है इफ यू आर सर्टेन दैट आपको पैसा मिलेगा तभी आप उसको रेवेन्यू बोल के रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज नॉट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिस दिन से क्लास शुरू हुआ है उस दिन से आज तक मैं अगर कुछ कर रहा है तो मैचिंग कॉन्सेप्ट मैंने बार बार बोला है। व्हाई क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट, आप लोगों ने पहले बहुत कुछ बोला है लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को पता चल गया है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में आने का एक ही कारण है, बिकॉज मैचिंग कॉन्सेप्ट। आपको सेल्स के साथ रेवेन्यू को मैच करना है, कॉस्ट को मैच करना है, और कॉस्ट मतलब सिर्फ परचेज नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कैसे करेंगे? ओपनिंग स्टॉक परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक सो दैट यू कैन मैच, that is called matching concept। under this concept expenses incurred during the accounting period should be matched with the revenue earned during the accounting period। तो expenses जो आप incurred किए हैं उसको मैच कराना पड़ेगा किसके साथ? रेवेन्यू earned during the year, मतलब so that it can be matched properly। under this assumption following expenses are matched with the revenue recognized during the year incurred to earn the revenue related to the same accounting period। ये दोनों को ही हम लोग क्या करते हैं, अगर ये अकाउंटिंग पीरियड का रिलेटेड है तो उसको चार्ज करते हैं, अगर रेवेन्यू अर्न करने के लिए एक्सपेंसेस किया जाता है तो उसको हम चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ए फर्म परचेज 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स at the rate of 50 per unit and sold 20 units at the rate of 80 per unit, तो सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग मैच कराया है, दैट इज 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹50, सो दैट वी कैन मैच इट। ओके, तो दैट इज कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, under this concept assets are recognized in the books of accounts at their original purchase price। क्या फ्यूचर में वैल्यू मिलेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आपने इनकर्ड किया है, कितना खर्चा आपने किया है वो आप रिकॉग्नाइज करेंगे। अंडर दिस कॉन्सेप्ट एक्सटर्नल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिफ्लेक्टेड एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट
आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो हिस्टोरिकली जो कॉस्ट में किया है उसके बेसिस में ही रिकॉर्ड होगा। मतलब आपने एक लैंड परचेस किया था 1,00,000 रुपया, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कॉलेज का लैंड का वैल्यूएशन दिखाया गया है 10,000 रुपया, लेकिन आप जानते हैं पूरा कॉलेज जिस एरिया में है उसका वैल्यूएशन मिनिमम 10 से 12 करोड़ रुपया होगा, सिर्फ वो स्पेस का वैल्यूएशन, लेकिन बुक में अभी तक दिखाया गया है 10,000। क्यों? बिकॉज हम लोग कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, तो जो हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट में उसका ट्रांजैक्शन है उसी को ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इट ब्रिंग्स रिलायबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिलायबिलिटी जनरेट करता है, एज इट्स ऑब्जेक्टिव नॉट बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट, हेंस इट इज रिलायबल। फेयर वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम लोग फेयर वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट्स से रिफ्लेक्ट नहीं कराते हैं। याद करिए बेटा, मैं ही आप लोगों को कुछ दिन बाद पढ़ाऊंगा जहां पर फेयर वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन आप क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट कराएंगे, मतलब रिकॉर्ड करेंगे, जो हम लोगों का लेवल में नहीं है। लेकिन IFRS जब आप लोग हायर स्टडीज में जाएंगे वहां पर आपको IFRS इंड एस पढ़ना पड़ेगा। वहां पर आप देखेंगे एसेट रिकॉर्ड होता है फेयर वैल्यू में, मतलब फ्यूचर में कितना वैल्यू मिलेगा उसके बेसिस में। और यहाँ पर हम लोगों ने सीखा है क्या? आपने अतीत में, पास में कितना पैसा पेमेंट किया है उसका बेसिस में रिकॉर्ड करना। दो अलग असम्पशन है, एक फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट और ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अभी तक हम लोग कॉस्ट कॉन्सेप्ट में ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन हायर लेवल में बड़ा बड़ा कंपनी लोग क्या करते हैं? बड़ा बड़ा कंपनी लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेसिस करके काम करते हैं। नाउ अकाउंटिंग, ये था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, असम्पशन जिसके ऊपर हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किया है। अब आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशन मतलब जो कोई असम्पशन नहीं है, एक नॉर्म्स फॉलो हो रहा है, आप भी फॉलो कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी, 4 असम्पशन कन्वेंशन से उसमें फर्स्ट होता है कंसिस्टेंसी। अंडर दिस कन्वेंशन अकाउंटिंग पॉलिसी, आप एक साल में जो फॉलो किया नेक्स्ट ईयर में भी सेम फॉलो करेंगे। इस साल में लिफो, नेक्स्ट साल में फीफो, नेक्स्ट ईयर में वेटेड एवरेज, फिर से लिफो फीफो वेटेड एवरेज, ऐसा खेला नहीं होगा। फीफो है तो फीफो होगा, लिफो होगा तो लिफो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन होगा, डिमिनिशिंग है तो डिमिनिशिंग होगा। अंडर दिस कन्वेंशंस, दैट इज customs, traditions, the accounting policy, method, valuation, inventory, valuation of inventory, method of depreciation of fixed asset, adopted and applied by the organization should be followed consistently from one accounting period to another accounting period. यहाँ पर आप लोगों को एक सवाल मुझे करना चाहिए था, सर हम लोगों को याद है आप जब डिप्रिसिएशन कराए थे आप स्ट्रेट लाइन से डिमिनिशिंग भी एक बार मेथड चेंज किया था और मेथड से डिमिनिशिंग भी चेंज किया था। देखिए, सच पॉलिसी वुड बी चेंज्ड, वो चेंज कर सकते हो इफ चेंजेस इन द रेगुलेशन, अगर नियम में बोलता है चेंज करने के लिए आपको चेंज करना है। चेंजेस इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ है जहां पर अगर बोलता है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। फॉर बेटर प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर प्रेजेंट होता है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप ये कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। तो याद रखना, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हम लोगों ने क्या सीखा था? डेप्रिसिएशन का मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डेप्रिसिएशन मेथड में हम लोगों ने बोला था मेथड इज अ चेंज ऑफ एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स मतलब असम्पशन, अकाउंटिंग पॉलिसीज का एक पार्ट होता है। तो आप पॉलिसी चेंज कर सकते हैं इफ 3 कारण के लिए, रेगुलेशन में चेंज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज एंड प्रेजेंटेशन, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए चेंज। अजय अपना वीडियो बंद रखो। नेक्स्ट, फुल डिस्क्लोजर। एक्चुअली श्रेयांश का बात कर रहा था, वो आई थिंक नहीं है। Yes sir. What is a full disclosure? डिस्क्लोजर में मतलब आपको फुल इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। आप डेबिट इक्वल टू क्रेडिट करके छोड़ दिया, आप बोलेंगे मेरा तो टैली हो गया सर, फिगर आ गया। थोड़ी अकाउंटेंट का काज फिगर मिलाना है, वो तो ऑर्डिनरी अकाउंटेंट का काम होता है फिगर मिलाना। लेकिन आपका स्पेशल एम्फसाइज होता है डिस्क्लोजर।
कौन सा आइटम डिस्क्लोजर करेंगे? जो मटेरियल आइटम है, जो डिसीजन को चेंज कर सकता है, वही मटेरियल, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? फुल डिस्क्लोजर। इस्तेमाल करना होगा। एक्चुअली मेटेरियलिटी एंड फुल डिस्क्लोजर खुद के भीतर एक डिबेटेबल है। मेटेरियलिटी बोलता है जो आइटम आपका डिसीजन चेंज कर सकता है उसको मटेरियल माना जाता है, उसको डिस्क्लोज करो। और फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है आप पूरा मैटर को फुल डिस्क्लोज करो। तो ये सिचुएशन में फुल डिस्क्लोजर एंड मटेरियलिटी में थोड़ा डिबेटेबल है। फुल डिस्क्लोजर बोलता है सब कुछ डिस्क्लोज कर दो, मटेरियल बोलता है जो मटेरियल है वो डिस्क्लोज करो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग खुद बोलेंगे बचपन से लेके आज तक बहुत सारा गर्लफ्रेंड हुआ है, बहुत सारा बॉयफ्रेंड हुआ है। प्रैक्टिकली सोचिए तो जिस दिन शादी करोगे, मान के चलता हूं जिस लड़की के साथ और लड़के के साथ आपका प्रेजेंट डे में एंगेजमेंट है, इन फ्यूचर में जिसके साथ शादी करोगे, मान के चलता हूं 99% केस में वही होता है, उसके साथ शादी नहीं होगा, दूसरे के साथ होगा। मैंने बाल पक गया है पर्सनल लाइफ में एंड स्टूडेंट लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस देखे हैं, जिसके साथ एंगेजमेंट था, कहां से कहां रीजन हो गया है, इधर उधर हो गया, व्हाटएवर में रीजन बोलिए, तो इज इट नेसेसरी आप प्रीवियसली में जो किए उसके साथ सब डिस्क्लोज करना? आप लोग करेंगे? देखो, आज से 10 साल पहले भी ये सवाल करता था तो स्टूडेंट चुप, अभी भी स्टूडेंट चुप, एवरीथिंग बोल देंगे। सर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, अच्छा कौन है कंसिस्टेंसी का नाम? सर नहीं सर, श्रेयांश। শ্রেয়াংশ, ক্লাস হয়ে গেলে আমি এখানেই বলবো একটা গল্প, ছাড়ো। निश्चय सर। हाँ चलो, कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंसी में एक चीज इग्नोर कर चुके हैं, इट कुड बी चेंज्ड इफ सर धक्का खाते हैं, अगर स्टैंडर्ड अंडर बोलता थ्री है नहीं आता सर्कमस्टेंसेस। है, अगर बोलता है लाइफ उससे भी ज्यादा बेटर हो सकता है। यस सर। सर अकाउंटेंसी इज सो प्रैक्टिकल। वेरी मच, वेरी मच। तो फुल डिस्क्लोजर, क्या फुल डिस्क्लोज करेंगे? आप बोलेंगे सर मेरा सामने नहीं का सर। जिंदगी इंपॉर्टेंट है, पीछे क्या किया वो जान के वो क्या करेगा? वेरी करेक्ट सर। लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई आपने एंगेज था, आपका ऑलरेडी शादी हो, आपका ओपिनियन है मैंने तो शादी नहीं किया, मेरे साथ एक रिलेशनशिप था, आई हैव इग्नोर्ड इट, तो मेरा बोलना ना बोलने का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरा फ्यूचर में। लेकिन फुल डिस्क्लोजर बोल रहा है सब कुछ बोलिए आप। मेटेरियल आप बोलेंगे ये थोड़ी ही मेटेरियल है, मैं पहले किसके साथ था, इन फ्यूचर में आपके साथ ही रहूंगा, आपके साथ ही मेरा शादी हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये डिबेटेबल इश्यू है। लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शुड बी ऑनेस्ट, आपको सब कुछ बोलना चाहिए था, आपने क्यों नहीं बोला? मेटेरियलिटी बोल रहा है जो मटेरियल है डिसीजन वही आपको बोलना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को एक सिखाया, फ्यूचर में जब आप लोगों का ऐसे डायलेमा में आएंगे, आप लोग स्ट्रेट वे में मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कीजिएगा, बोलिएगा मैंने सर ने हम लोगों को सिखाया था, इफ द मैटर इज मटेरियल देन टू बी डिस्क्लोज। मुझे लगा मैटर मटेरियल नहीं है, ये मैंने डिस्क्लोज किया ही नहीं। तो माइक बंद करने बोलिए ना। कौन है? माइक बंद रखो बंधु। देखते हैं कौन है, कौन बंधु है मेरा, कौन है? ओ बाबा, फयाज खान, अब मैं रो दूंगा, प्लीज माइक बंद रख। तो क्लियर, फुल डिस्क्लोजर एंड मटेरियलिटी इज वेरी इंटरेस्टिंग, लाइफ में आपको बहुत काम में आएगा। द कॉन्सेप्ट ऑन फुल डिस्क्लोजर एंड मटेरियलिटी आप लोग देखिएगा। कंजर्वेटिज्म, financial statement should reflect the anticipated loss but not anticipated gain. That's why provision for bad debt and provision for discount allowed आप recognize करते हैं।
लेकिन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड आप लोग कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। हाँ, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी बोल रहा है करने के लिए आप करते हैं, लेकिन जनरली आप लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव का कभी प्रोविजन नहीं करते हैं। तो financial statement should reflect the anticipated loss but not anticipated gain. Due to this convention we value closing stock, एकदम सर ये conservatism के लिए भी है। Due to this convention we create provision for bad debt and provision for discount but not recognized provision for discount received in the financial statement. Okay, that is the call conservatism. तो 4 क्वेश्चन में आ सकता है, मुझे 2 कन्वेंशन और 2 कंजर्वेटिज्म के बारे में बोलो। कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, मेटेरियलिटी एंड कंजर्वेटिज्म, ये सब कोई असम्पशन नहीं है, ये सब आपका क्या है, ट्रेडिशन, कस्टम्स। लेकिन बाकी जो है 9, ये सब क्या है, ये सब आपका कॉन्सेप्ट है, असम्पशंस है, जिसके ऊपर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। What are the fundamental accounting assumption for preparation and presentation of financial statement? देखिए ये 3 आइटम, going concern, accrual basis accounting and consistency. Organization has to follow this assumption compulsorily. Disclosure about this assumption are need not to be mentioned while preparation of financial statement. ये तीनों का नाम आपको लिखना नहीं पड़ता है, बिकॉज ये अज्यूम करके चलते हैं कंसिस्टेंसी, एक्रूअल एंड गोइंग कंसर्न। हाउएवर एनी डिपार्चर मतलब आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप हटके जा रहे हैं, एनी डिपार्चर फ्रॉम द अबव assumptions should be disclosed in the financial statement. Financial statement में आप क्या करेंगे, उसको डिस्क्लोज करेंगे। तो बोलिए यहां तक कोई कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम? देखिए आप कंफर्म रहिए, यहां से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आइदर स्ट्रेट वे में थ्योरी देगा और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। आपके पास तो नोट्स है, तो आप क्या करेंगे, आप अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़ेंगे, 1 बार 2 बार पढ़ के रखेंगे, लेकिन अगर समझा नहीं देता हूं तो आपको पता नहीं चलेगा कहां से क्वेश्चन किया है। दूसरा, जो हाई प्रोबेबिलिटी इस बार आने का, आपको 4-5 ट्रांजैक्शन बोल दिया है, बोलने के बाद आप बोलेगा कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई हो रहा है। बोल रहा है कंपनी पास द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंट्री, अंडर विच कॉन्सेप्ट? accrual concept. Company follows straight line method depreciation over the period, not changing the method. कौन सा पॉलिसी? क्या होगा? कंसिस्टेंसी। यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट 10 years, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन सा कॉन्सेप्ट? पीरियोडिटी कॉन्सेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन आ सकता है और मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस बार वही आएगा। मतलब आपको लिखने नहीं देगा, आपको लाइन बोल के बोल देगा कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है उसमें। बोलिए यहां तक कोई डाउट? अच्छा, मेटेरियलिटी, अंडर दिस कन्वेंशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज ओनली द रेलेवेंट information which can be influence the decision of the user. Information which may be insignificant or irrelevant to the user need not to be disclosed in the financial statement. It is an exception of full disclosure of convention. Example, different small item purchased for the office use like stapler, punching machine, calculator are clubbed under the head office equipment rather than individual disclosure in financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रहता है, स्टेपलर, पंचिंग मशीन ना, ऑफिस इक्विपमेंट बोल के टोटल रहता है। सो दैट इज कॉल्ड मेटेरियलिटी। यहां तक कोई डाउट तो बोलिए, यहां तक कोई डाउट तो बोलिए बेटा।
तो हम लोग जो सम करते हैं उसमें मटेरियलिटी यूज करते हैं सर। पीयूष, तुम्हारा कोई लाइन मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। सर हम्म, हम लोग जो सम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सर उसमें लोग मटेरियलिटी फॉर्मेट यूज करते हैं। 100% हम लोग मेटेरियलिटी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता है डिस्क्लोजर भी हम लोग करते हैं। तो हम लोग फुल डिस्क्लोजर मटेरियलिटी दोनों ही करते हैं, पर फुल हम लोग डिस्क्लोजर फुल डिस्क्लोजर, हम लोग मेटेरियलिटी ज्यादा करते हैं और फुल वर्ड नहीं होता है, डिस्क्लोजर करते हैं। डिस्क्लोजर मतलब जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वही उसका हम फुल डिस्क्लोजर देते हैं। हम लोग दोनों को पंच करते हैं। अच्छा सर समझ गए। चलिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चलिए, एक क्वेश्चन रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। क्या होता है, आप लोग मेरा क्लास के टाइम बहुत बार सुने हैं, सर ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम बोला है। डिप्रिसिएशन में सुना है AS10, इन्वेंट्री में सुना है AS2, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। AS मतलब अभिजीत सर नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Accounting standards concepts. Accounting standards are the accounting rules and procedure of accounting policies. आपको कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे फॉलो करना है उसका रूल्स एंड प्रोसीड्योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा रहता है, कुछ नहीं है। बेसिकली एक आइटम वाइज कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, कैसे प्रेजेंटेशन होगा, वो बोला दिया गया है। जहां पर डिबेट था, डिबेटेबल इश्यू है, डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है, उस वहां पर ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया है। Accounting standards state the norms of measurement, valuation and recognition of financial transaction. Accounting standard क्या बोलता है? बेसिकली है रूल्स एंड प्रोसीड्योर्स। वो बोलता है मेजरमेंट कैसे होगा, वैल्यूएशन कैसे होगा, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका रिकॉग्नाइज होगा, और किसका, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। Accounting standards are issued by the Institute of Chartered Accountant of India, a statutory body. Accounting standard provides are framed accounting standards provide the guidance and preparation of accounts and financial statement. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, गाइडेंस देता है कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ऑब्वियसली यूनिफॉर्मिटी। एक स्टैंडर्ड रहेगा तो सब अकॉर्डिंगली सेम तरीके से फॉलो करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बेनिफिट क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड्स कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन। आप जिस तरीके से मेजरमेंट कर रहे हैं, प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, आपको कहां से मिला सर? बिकॉज मुझको मिला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही मैं कॉपी करता हूं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। वो क्या प्रॉब्लम देता है? ना ना ना, एक फ्रेमवर्क देता है जिसको समझ के मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं मेरा क्लासेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड द गाइडलाइंस ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। आप जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका गाइडलाइंस आपको आप देते हैं। Accounting standards provide the guidelines for preparation of account
of financial statement preparation and accounts preparation of books of accounts and financial statement. The basic objective to issue accounting standard are to ensure uniformity in accounting practices on various accounting issues. Objective एक ही है, different accounting issue में same uniformity maintain रहे. It helps the user of accounting information in meaningful interpretation of treatment in financial statement. अगर सेम नॉर्म्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सब फॉलो करते हैं तो कोई आइटम देख के जो यूजर है वो आराम से पता चल जाएगा उसको किस तरीके से वो लोगों ने किया है. Financial statement prepare using the accounting standard increase the reliability of the statement to the user. जो financial statement बनाते हैं बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो ऑटोमेटिकली उसका ऑडिटर क्या करेगा, उसको ऑडिट करेगा और आपका रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी आपका बढ़ जाएगा. इट एनहांस द कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे ही प्रिपेयर होता है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इट इंक्रीज द कंपैरेबिलिटी. It reduces the uncertainty of financial statement by providing relevant, reliable, and comparable financial information. It reduces the uncertainty in financial statement by providing relevant, reliable, and comparable financial information. Accounting standard reduces the subjectivity using the judgment of the management and accounting while selecting the accounting procedure. अगर accounting standard बोल ही देता है इस तरीके से करना है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल दिया है लिफो आप नहीं कर सकते, तो अकाउंटिंग वैल्यूएशन इन्वेंटरी वैल्यूएशन आइदर फिफो एंड वेटेड एवरेज, तो लिफो का कोई लगाए ना लगाए इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है. अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो आप लोग डेफिनेटली सर्टेन है दैट अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या है बेस्ड ऑन आइदर फिफो एंड वेटेड एवरेज, कोई लिफो नहीं किया है. तो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्शन में सब्जेक्टिविटी कम हो जाता है, व्यक्तिगत जजमेंट का एरिया कम हो जाता है, बिकॉज मैं लिफो चाहता हूं और नहीं चाहता हूं इंपॉर्टेंट नहीं है. स्टैंडर्ड क्या बोला है इट इज इंपॉर्टेंट. मैं ऑलवेज बोलता हूं मैं क्या बोलता हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या बोला है वो इंपॉर्टेंट है. अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ नहीं बोला है देन मेरा लॉजिक क्या बोल रहा है वो मुझे देखना पड़ेगा. लॉजिक लगाने के टाइम वो जो आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड डिस्क्लोजर कन्वेंशन सिखाया उसको भी ध्यान रखना पड़ता है. Now, procedure for issue of accounting standard of India. यहाँ पर 3 क्वेश्चन आता है. What is accounting standards? What are the benefits of accounting standard? What are the procedures of issuing accounting standard? In 1977, ICA constituted the Accounting Standard Board for formulation of accounting standard in India. The steps of issuing framing भाई इशुइंग छोड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर स्टेटेड इन द फॉलोइंग स्टेप. कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता है वो देखो. फर्स्ट डिटरमिन द अकाउंटिंग एरिया इन विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नीड टू बी फॉर्मुलेटेड. पहले आइडेंटिफाई करो कहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कराना चाहिए. इन विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स need to be formulated. Step 2, formulate the study group. एक study group बनाएंगे. Formulate the study group to assist the accounting standard board जो ये काम करता है for the formulation of accounting standard. एक study group को बनाया जाता है, उसमें प्रोफेशनल टीचर सब रहते हैं. छोटा ग्रुप होता है 20-25 10-12 का. Collect the different views on the matter through the representation from the government, public sector units, industry, academicians and professional bodies. Professional bodies 3 हैं हम लोगों का. Institute of Chartered Accountant, Institute of Cost Accountant, कंपनी सेक्रेटरी एंड डिफरेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स. वो लोग रिप्रेजेंटेशन देता है कोई पर्टिकुलर मैटर के ऊपर, जो यहाँ पर ये चेंज होना चाहिए.
तो कलेक्ट द, वो स्टडी ग्रुप क्या करता है, कलेक्ट द डिफरेंट व्यूज ऑन द मैटर थ्रू रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, पीएसयू, industry, academicians and professional bodies. Preparation and publication of exposure draft of proposed standard for the public and the member comment. Preparation and publication of exposure draft of proposed standard for the public and the members comment. मतलब preparation and publication of exposure draft of proposed standard for the public and members comment. ये स्टडी ग्रुप सबका कमेंट सुनने के बाद एक एक्सपोजर ड्राफ्ट प्रिपेयर करता है। ये ड्राफ्ट को क्या करता है, ओपन कर देता है पब्लिक के कमेंट के लिए। फाइनलाइज द ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बाय एएसबी आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इश्यूज रेज्ड इन द अबव स्टेप्स। अगर ऊपर में जो स्टेप है वहां पर सब पब्लिक कमेंट देगा एक्सपोजर ड्राफ्ट के ऊपर। उस एक्सपोजर ड्राफ्ट के ऊपर पब्लिक कमेंट लेके आप उसको चेंज करके क्या करेंगे, फाइनल एक ड्राफ्ट बनाएंगे, एएसबी को देंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को, स्टडी ग्रुप जमा देगा। द काउंसिल ऑफ आईसीएआई consider the final draft of the proposed standard and modify the draft if required after consultation with ASB. Now council मतलब इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो काउंसिल है वो क्या करेगा, ये फाइनल ड्राफ्ट को देखेगा, अगर जरूरत पड़े एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के साथ बात करेगा एंड जरूरत पड़े तो ड्राफ्ट को मॉडिफाई करेगा। करने के बाद पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल फाइनल स्टैंडर्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल। पब्लिक क्या करेगा, पब्लिकेशन करेगा, देखो ये स्टैंडर्ड बनाया गया है बाय द काउंसिल, काउंसिल ऑफ व्हाट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन 10 नंबर का अगर आपको मिल जाता है तो फुल टॉस नंबर, एक नंबर भी कोई काट नहीं सकता। मतलब आपको अकाउंट्स, आपको प्रॉब्लम करने से भी जो नंबर मिलेगा, ये थ्योरी आएगा तो ये थ्योरी से भी सेम मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे। স্যার থিওরিটা অপশনে আসবে কি? আমি সব বলে দেবো টাইমে, মাথায় রাখো যদি এত খাটিয়ে খেটে পড়ান তো নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে, নাহলে হঠাৎ এইভাবে পড়াতে গেলই বা কেন, বুঝতে পারবে সময় মতন, ঠিক বুঝতে পারবে। ওকে স্যার, পড়ে যাও, একদম কোশ্চেন পেপার পেলেই বুঝতে পারবে। আমি তো বলেই দিচ্ছি, কোশ্চেন পেপার যখন পাবে তোমরা নিজেরাই একটু অবাক হয়ে যাবে যারা রেগুলার ক্লাস করেছো। नाउ जो इंडिया में 2 प्रकार का स्टैंडर्ड है, एक है, देखते हैं, हाँ, सारा दुनिया में अगर इतना कंट्रीज है, ध्यान से सुनो, तो सब कंट्री क्या स्टैंडर्ड बनाएगा, सब कंट्री अपना स्टैंडर्ड बनाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है सर, एक एक कंट्री का तो एक एक स्टैंडर्ड हो जाएगा, और एक बिजनेस अगर मल्टीपल कंट्री में ऑपरेशन करेगा तो मल्टीपल स्टैंडर्ड्स उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये मैटर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, मल्टीनेशनल बिजनेस ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ा इशू हो रहा था। तो वो लोगों ने डिसाइड किया ना, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड होना चाहिए, दैट इज जो सब कंट्री फॉलो करेगा। लेकिन सब कंट्री ग्लोबल स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तो सब कंट्री कैसे फॉलो कर सकता है? तो फॉलो करने का 2 तरीका यहाँ पर बताया गया है, एक है अडॉप्शन और दूसरा है कन्वर्जेंस। अडॉप्शन मतलब इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, उसको फुल आप अडॉप्ट कर लीजिए, ले लीजिए, मतलब वही स्टैंडर्ड को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। दूसरा है कन्वर्जेंस, मतलब आपका जो लोकल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है, उसको साथ रिकॉन्साइल करके एक न्यू स्टैंडर्ड इवॉल्व कीजिए, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस विथ आईएफआरएस। इंडिया कन्वर्जेंस विथ आईएफआरएस करके एक न्यू स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया है जिसका नाम है इंड एएस। आपका 6 सेमेस्टर का सिलेबस में 3 इंड एएस है, कन्वर्जेंस विथ आईएफआरएस, ठीक है। तो अडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस एंड कन्वर्जेंस ऑफ आईएफआरएस। तो आईएफआरएस मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। आपको 3, सर वो लास्ट वाला पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। दैट इज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब अडॉप्शन नहीं, अडॉप्शन मतलब पूरा कॉपी पेस्ट। कन्वर्जेंस मतलब कॉपी तो किए लेकिन आपके साथ उसमें आपका लैंग्वेज भी कुछ डाला है, मतलब एक न्यू स्टैंडर्ड जनरेट किया है। तो इंडिया में सर कितना स्टैंडर्ड है?
दो स्टैंडर्ड, एक जो लोकली हम लोग फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS, और दूसरा है इंटरनेशनल इंडियन AS जिसको बोलता है इंटरनेशनल फॉर्मेट। जो इंडियन कंपनी, बड़ा बड़ा कंपनी जिसका 500 करोड़ से ऊपर शेयर कैपिटल है, जो लिस्टेड शेयर्स है एंड लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, उसको क्या करना पड़ता है, उसको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है वो AS फॉलो नहीं करता है, इंड AS। इंड AS का फुल फॉर्म है इंडियन एंड AS, फुल फॉर्म है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंडिया में कितना प्रकार का स्टैंडर्ड चल रहा है? दो प्रकार का, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और दूसरा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब इंडियन स्टैंडर्ड का इंटरनेशनल फॉर्मेट। तो वहां पर थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको जान के हैरान होगा, AS में एक एक स्टैंडर्ड का मैक्सिमम 13 पेजेस 14 पेजेस है। मतलब मैं जब CA फाइनल में एग्जाम दिया था तब मुझे पूरा AS पढ़ना पड़ा था। तो पूरा AS पढ़ने के टाइम 32 AS था, मैंने पढ़ लिया था। अब IFRS में एक IFRS पढ़ने के लिए मिनिमम 2 साल लगता है, इतना डिटेल्ड है। बिकॉज इंडिया में जो जो इशू नहीं होता था वो नहीं है, वो स्टैंडर्ड में नहीं था। लेकिन IFRS में क्या हो गया है, अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अनुसार जो जो प्रैक्टिसेस है, जो जो इशू कभी तक हम लोग नाम भी नहीं सुने हैं, वो लोगों का वैल्यूएशन, गोल्ड का, इंडिया में थोड़ी गोल्ड माइन है तो गोल्ड माइन में इन्वेंट्री कैसे वैल्यूएशन होगा, ये सब वहां पर रहता है। बहुत टेक्निकल इश्यूज वहां पर रहता है। बिकॉज इंडिया तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, लेकिन IFRS फेयर वैल्यू अकाउंटिंग फॉलो करता है। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग मतलब बुक वैल्यू नहीं, जो उसका मार्केट में वैल्यू होगा उसका ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना चाहता है। लेकिन सवाल है सर, बुक वैल्यू तो मिल जाता है लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू तो रिलायबली नहीं मिलता है, इसलिए वो सवाल होता है रिलायबिलिटी। तो फेयर वैल्यू में मार्केट अगर बहुत एफिशिएंट नहीं हो तो फेयर वैल्यू मिलना एक आइटम के लिए बहुत मुश्किल है। स्पेशली इमर्जिंग इकोनॉमिक लाइक इंडिया, बांग्लादेश, ये लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम है। अब बाय द वे मैं बोल देता हूँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, ये किसी के ने जो जो IFRS को फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऑपरेशन नहीं कर सकेगा। वो लोगों ने सब क्या किया है, सब एडॉप्शन ऑफ IFRS किया है। वहां पर अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखोगे और IFRS का वेबसाइट देखोगे तुम लोग हंस दोगे, पूरा ही सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है। लेकिन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये लोगों का खुद का कन्वर्जेंस है। बिकॉज इसलिए बोलता है इंडियन का चार्टर्ड अकाउंटेंट दुनिया का सबसे बड़ा तेज दिमाग वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। बिकॉज वो लोगों को क्या करना आता है, वो लोगों को स्टैंडर्ड को इंटरप्रेट करना आता है। बिकॉज हम लोगों ने कॉपी नहीं किया, हम लोगों ने क्या किया, कन्वर्जेंस। तो जो स्टूडेंट है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो जो स्टूडेंट ये सब पढ़ के फाइनल एग्जाम क्रैक करेगा उसका स्टैंडर्ड, और जो लोग कॉपी मार के आया है उसका स्टैंडर्ड अलग होगा। एग्जैक्टली जो इंटरनल एग्जाम देख के कॉपी मार के दिया है उसका स्टैंडर्ड, और जो अपने हाथ में लिख के दिया है उसका स्टैंडर्ड कभी भी सेम नहीं हो सकता। हम लोगों को तो पता नहीं रहेगा कौन कॉपी मार के लिखा है और कौन जानबूझ के लिखा है, लेकिन 100% वो खुद इन फ्यूचर में देखेगा उसका स्टैंडर्ड एकदम घटिया है, वो बहुत दूर तक जा नहीं सकेगा। बिकॉज उसके दिमाग में है ही तो कॉपी मारो कॉपी मारो कॉपी मारो, कहां से मिलेगा। आप सुनने वाला हूं, सुना था दुकान में चीज बिकता है, आप तो सुनने वाला हूं पेपर भी बिकने लगा है। स्टूडेंट बोल रहा है सर रेट चल रहा है 1000 2000, भगवान ये भी दिन देखने के बाकी था। मैंने बोला कौन, बोला है सर सुन में तो आया है। भाई वेरी गुड, ये तो मैंने जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं। स्टूडेंट अपने आप के देख में करे वो समझ में आ रहा है, वो हायरिंग सर्विस ले रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। तो whatever maybe I am less interested, it's a nonsense. সার্ভিস সেক্টর ওপেন করছে এখানে, সার্ভিস সেক্টর জেনারেট করেছে, ভালোই বলেছো। হ্যাঁ, आई एम लेस इंटरेस्टेड, ये सब गार्बेज सुनना ही मेरे लिए वेरी नॉट अनकंफर्टेबल, मेरे लिए डिग्निटी के, मेरा डिग्निटी के अगेंस्ट में है ये सब। स्टूडेंट पढ़ेगा अपना मेहनत से करेगा ठीक है, रेफरेंस है तो चलो देख लिया, लेकिन वो सप्लाई लाइन में सप्लाई लगाएगा, इट्स वेरी अनकॉमन फॉर मी, व्हाटएवर, लेस इंटरेस्टेड। चलिए
चीटिंग किसी के साथ नहीं, चीटिंग खुद के साथ करते हैं इंसान। चलो, तो बेनिफिट ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मतलब आईएफआरएस के बात कर रहे हैं। क्यों ग्लोबल स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ा? इन द ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट द बिजनेस हैज नो बाउंड्री, बिजनेस रिक्वायर मनी फ्रॉम द क्रॉस बॉर्डर कैपिटल मार्केट। क्रॉस बॉर्डर का मतलब अपना देश छोड़ के दूसरे देश से भी क्या करना पड़ता है, आपको कैपिटल प्रोक्योर करना पड़ता है। हेंस the existence of global standard for preparation of accounting statement will reduce the time and cost for redrafting the financial statements. The benefit of common standard are as follows. From the side of the country, bring more foreign capital and expansion of economy. As a result, more capital आएगा तो इंडस्ट्री बढ़ेगा, बिकॉज इंडिया में तो कैपिटल बहुत कम है, तो बाहर से जैसे ही कैपिटल लाओगे इकोनॉमी का एक्सपेंशन होगा, तो बाहर लोग जब कैपिटल पैसा इंक्लूड करेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब आएगा। अच्छा, मैं इसी दौरान आप लोगों को दो चीज सिखा देता हूं। बाहर से दो प्रकार से इन्वेस्टमेंट आता है, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक दूसरा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब यहां पर फॉरेन लोग बिजनेस स्टैब्लिश करेगा, दैट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप रहेगा। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब वो आपका शेयर डिबेंचर में थोड़ा इन्वेस्ट करेगा, कंट्रोलिंग राइट नहीं लेगा, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन कैपिटल एंड एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी डिपेंड करता है कितना फॉरेन एफडीपी यहां पर आ रहा है उसके ऊपर। फ्रॉम द साइड ऑफ इन्वेस्टर, रिसीविंग रेलिवेंट, रिलायबल एंड कंपेरेबल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मान लीजिए आप, ये छोटा मोटा लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, बड़ा इन्वेस्टर के लिए क्या है, आपका अगर कंपैरेबल जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, सो इट इज मोर कंपैरेबल। आपको इंडिया कंपनी में इन्वेस्ट करना और यूएसए कंपनी के, ऑस्ट्रेलियन कंपनी में इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों ही सेम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। फ्रॉम द साइड ऑफ इंडस्ट्री, मोर फॉरेन इन्वेस्टर, मोर फॉरेन कंपनी और फॉरेन कैपिटल, और जैसे ही कैपिटल का इनफ्लो आ जाएगा आप जानते हैं क्या होगा, सप्लाई चेन ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फ्रॉम द साइड ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन, प्रोवाइड्स द एक्सपर्टाइज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। पहले मेरा जो जॉब था, मैं सिर्फ इंडिया में नौकरी कर सकता था और मैक्सिमम बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड बोलो ना दुबई, इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग वहां पर जाता था। लेकिन जैसे ही आप आईएफआरएस ट्रेंड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो आपका एरिया सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं रहेगा, आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप का एनी कंट्री में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज यू आर आईएफआरएस कंप्लायंट। अगर आईएफआरएस कंप्लायंट है मतलब ये आप स्टैंडर्ड जानते हैं, अगर स्टैंडर्ड जानते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अकाउंटिंग प्रोफेशन के लिए भी ये क्या वेरी बिग अपॉर्चुनिटीज है। तो कंट्री के साइड में, इन्वेस्टर का साइड से, कंट्री इंडस्ट्री के साइड से एंड अकाउंटिंग प्रोफेशन साइड के जो बेनिफिट है वो आपको बोलना पड़ेगा। सो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट, IFRS, International Financial Reporting Standard, are the global accounting standards formulated and issued by IASB, International Accounting Standard Boards, on various accounting issues for making uniform and compatible financial statements. Investor over the world can compare performance and financial position of the publicly listed firm. बिकॉज IFRS, अगर सब कंपनी IFRS फॉलो करता है तो इंडिया का जो कंपनी IFRS फॉलो कर रहा है, यूरोप का जो कंपनी IFRS फॉलो कर रहा है, आपके लिए दोनों सेम ही है, बिकॉज दोनों सेम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। लेकिन अगर इंडिया अलग, यूरोप अलग होता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। IFRS इज अ ट्रेडमार्क ऑफ IASB। ट्रेडमार्क मतलब IASB जितना स्टैंडर्ड देता है, इंडिया का इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट का ट्रेडमार्क क्या था, इंड AS, ऐसे ही IASB का ट्रेडमार्क है IFRS। IFRS are now used by more than 140 countries including European Union। एंटायर यूरोप में IFRS चलता है। सिर्फ एक ही दादागिरी अभी तक कंटिन्यू करके रखा है, दैट इज US। मतलब सारा वर्ल्ड अब दो हिस्सों में बांट चुका है, एक US और एक IFRS। IFRS वो सारा वर्ल्ड IFRS फॉलो करता है, लेकिन US का गैप है, वो दादागिरी मेंटेन करके रखा है, एज ही वो लोग दादा है वो, बिकॉज कैपिटल, पैसा, मनी सब USA में ही है।
तो यूएस क्या का बोल रहा है, नहीं हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, हम लोग कोई आईएफआरएस स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करेंगे। मैं जब स्टूडेंट था मास्टर्स का, पीएचडी कर रहा था जिस टाइम, तभी भी मैंने सुना था, तभी भी मैंने देखा था, रादर यूएस स्टेट वे में बोल दिया था नो मैं फॉलो नहीं करूंगा, मैं मेरा ही स्टैंडर्ड फॉलो करूंगा, मुझे किसी का जरूरत नहीं है, मैं क्यों फॉलो करूंगा दूसरे को अगर चाहिए तो मेरा स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑपरेशन को यूएस गैप में फॉलो करना पड़ता था, मैंने खुद देखा था। इन्फोसिस का यूएस जो ऑपरेशन है वहां पर वो यूएस गैप अनुसार भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करता था, लेकिन धीरे धीरे यूएस थोड़ा नरम हो चुका है, अब बोल रहा है नहीं आईएफआरएस फॉलो करोगे तब भी हम लोग मान के चलेंगे। पहले बोला था ना यूएस में ऑपरेशन करना है, यूएस में लिस्टेड कराना है, तो नास्डैक में स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको लिस्टेड कराना है तो आपको क्या इंटरनेशनल यूएस गैप ही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आप धीरे धीरे बोल रहे हैं नहीं आईएफआरएस गैप भी हम लोग एक्सेप्ट कर सकेंगे। नॉट इवन दैट, आपको स्पेशल एक इंफॉर्मेशन देता हूं, रिसेंटली जो यूएसए अपना स्टैंडर्ड्स निकाल रहे हैं यूएस गैप में, वो क्या होता है धीरे धीरे आईएफआरएस की तरह ही फॉर्मेट वो लोग इस्तेमाल करना शुरू हो जा रहा है। मैंने सुना है सेमिनार में विद इन अ वेरी 10 to 15 years पूरा स्टैंडर्ड सारा वर्ल्ड ही आईएफआरएस को फॉलो करेगा। IFRS now adopted by 140 countries including European Union but excluding USA. There are the two approach for transition from the national standard, because सब country का खुद का national accounting standard policy रहा, to common global accounting standard। एक है adoption of IFRS जो मैंने बोला था बांग्लादेश पाकिस्तान ने किया है, और दूसरा है convergence with IFRS जो इंडिया फॉलो करता है। तो ये था IFRS रिलेटेड क्वेश्चन, जहां पर आएगा बेनिफिट ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड। इन दोनों में फर्क क्या है? सॉरी, तो फर्क क्या है ये दोनों? हाँ, इसमें डिफरेंस क्या है? कौन सा? उन लोग भी तो कॉपी करते हैं ना। यस, कॉपी करते हैं, लेकिन कुछ अपना भी देके रखे हैं। मतलब पूरा ही, जैसे मैं बोल देता हूं इन्वेंट्री में वहां पर सिर्फ एक ही मेथड अलाउड है, वेटेड एवरेज। इंडिया वेटेड को भी रखा है, फीफो को भी रखा है। दैट इज बेनिफिट ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड IFRS। ओके सर। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग मैं बता देता हूं, इंडिया का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था वो कॉस्ट बेस्ड अकाउंटिंग था, लेकिन IFRS बोल रहा है फेयर वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू बेस्ड अकाउंटिंग। देखिए फेयर वैल्यू का मतलब क्या है। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग, बिकॉज क्वेश्चन आता है व्हाट इज फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग हैज बीन डेवलप्ड टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड अकाउंटिंग। फेयर वैल्यू मींस द अमाउंट फॉर व्हिच एसेट कुड बी एक्सचेंज or liabilities are settled in an arm length transaction between two knowledgeable parties। arm length मतलब सामने ट्रांजैक्शन करने से जो between two knowledgeable parties आप जो एसेट बेच के जितना आ सकता है और लायबिलिटी सेटल करने के लिए जितना पेमेंट करना है, दैट इज अ फेयर वैल्यू। फीचर क्या है? फेयर वैल्यू incorporates the market information into financial statement। all the assets and liabilities are reflected in the current market value। The result of changes in the current value of the asset and liabilities are reflected in the statement of profit and loss। Fair value accounting is unbiased as a market determine the value of asset and liabilities. Fair value increase the consistency as the asset and liabilities acquire or incurred in different times
frame reflect in the current value, so it is enhance the comparability. fair value always better, लेकिन इतना आसान नहीं है. fair value निकालने के लिए आपको आज के डेट में मार्केट वैल्यू चाहिए, लेकिन इतना इजी नहीं है आज का डेट में आप मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे. तो मार्केट को डेवलप्ड होगा. इमर्जिंग इकोनॉमी में फेयर वैल्यू करना वेरी डिफिकल्ट, जिसलिए इन वन ऑफ द रीजन इंडिया कुछ एरिया में फेयर वैल्यू मॉडल भी रखा, कुछ एरिया में कॉस्ट मॉडल भी फॉलो किया है. लिमिटेशन, लेस वेरीफाएबल, नॉट कॉस्ट इफेक्टिव. लेस वेरीफाएबल मतलब आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते. नॉन कॉस्ट इफेक्ट, नॉट कॉस्ट इफेक्टिव. एक आईएफआरएस अकाउंटेंट को रखने के लिए आपको सालाना 20-25 लाख खर्चा करना पड़ता है, और आप जैसे अकाउंटेंट को रखने के लिए साल में 3 लाख खर्चा करेगा तो हो जाएगा. तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हुआ. तो आप लोग जानते ही है, प्रोफेशनल जजमेंट का जरूरत होगा तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगा. डेफिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू इज नॉट क्लियर. ये फेयर वैल्यू का डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है, तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग चार्ट का प्रिपेयर करना वेरी डिफिकल्ट होता है. तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, what are the advantage the features of fair value accounting, limitation of fair value accounting, and what is fair value accounting? That is very common question among the student. एक चीज देखना चाहता हूं, डिफरेंस. where is the limitation? That is I am searching for. That is the last part of the day. Rather ये पहले करना चाहिए था rather than. ठीक है, इस बार के बीकॉम का एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके लिए फेयर वैल्यू आया है. हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रेफर्स टू रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेस. जो मैंने बोला था कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, मतलब एसेट परचेज लायबिलिटी इनकम के साथ जितना पे किया है उसी बेसिस में रिकॉर्ड करना. दिस इज अ रिलायबल बिकॉज मॉनेटरी अमाउंट इज नोन and it is verifiable. However, there are the following limitation of historical cost based accounting. तो पहले historical cost का मतलब लिखना, उसके बाद उसका limitation लिखना. This system does not reflect the current financial position of the business. कैसे करोगे? आप जो अमाउंट रिकॉर्ड करके रखे हो तो 10 साल पुराना था, लैंड दिखा रहे हो 10,000, अब लैंड का वैल्यू 10 करोड़ रुपए हो चुका है, लेकिन दिखा रहे हो 10,000, तो ये तो आपका ठीक नहीं है. Then profit and loss account match the current revenue and the historical cost. Profit and loss account क्या किया है? Match the current revenue. Revenue तो लेते हो current, लेकिन cost लेते हो historical cost. सर कैसे historical cost? आप जिस depreciation जो चार्ज करते हो तो किसके ऊपर? historical cost के ऊपर ना. जो एसेट 5 साल पहले किया था उसके ऊपर depreciation चार्ज कर रहे हो. मतलब रेवेन्यू आज का डेट में जनरेट कर रहे हो, लेकिन depreciation जो चार्ज कर रहे हो एज अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट 5 साल पुराना एसेट के ऊपर, तो मिसमैच है. तो financial statement prepared under the historical cost accounting system do not show the impact of inflation. inflation को इग्नोर करता है, because over the period जो inflation हुआ है उसको इग्नोर करता है. as depreciation is provided under historical cost base, replacement of asset is very difficult. आज से 5 साल पहले आप एसेट खरीदे थे 1 लाख, आज इस एसेट का दाम हो गया 5 साल बाद 6 लाख, लेकिन आपने तो डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया था किसके ऊपर? 1 लाख के ऊपर. तो 1 लाख के ऊपर 5 साल में आपने 1 लाख जुगाड़ किया है, लेकिन आपका तो एसेट रिप्लेस करने के टाइम 5 साल लगेगा, 5 लाख हो चुका है, तो 4 लाख कहां से आया? तो आपने जो डिप्रिसिएशन पॉलिसी लिया अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड वो सही नहीं था. तो दैट्स व्हाई नीड अ मोर मॉडर्न अप्रोच, दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग. স্যার তাহলে এই মেথডের আন্ডারে ফেয়ার ভ্যালু মেথডের আন্ডারে প্রতি বছর কি আমাদেরকে ওই যে ভ্যালু फेयर वैल्यू मेथड में हर साल के एंड में हर आइटम का फेयर वैल्यू, सो यू कैन अज्यूम दैट कितना डिफिकल्ट होगा काम और कितना लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज का जरूरत हो सकता है. हाँ, बोलना जितना आसान है, कर दिखाना क्लास में जितना आसान है, प्रैक्टिकली करना उसी आइटम का वैल्यूएशन करना इतना आसान नहीं है. Tax payable every year depreciation will be charged over a new value of the asset. New value, yes. इसलिए आईएफआरएस में आप 2 तरीका दे दिया है. बोल रहा है आप कॉस्ट मॉडल में, इंडिया जो इंडेस फॉलो करता है, कॉस्ट मॉडल में भी फॉलो कर सकते हैं, और दूसरा आप
रिवैल्यूएशन मॉडल में भी फॉलो कर सकते हैं, जो आप चाहे, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन आईएफआरएस में नहीं है। टैक्स पेबल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द मिसलीडिंग अकाउंटिंग फिगर। ऑब्वियसली क्यों मिसलीडिंग होगा? रेवेन्यू करंट ईयर, कॉस्ट बैक ईयर, और टैक्स चार्ज इंपोज कर रहे हो करंट रेट में, ठीक नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द अनरियलाइज्ड गेन फ्रॉम द इंक्रीज इन द नेटवर्थ। आपका जो एसेट का वैल्यू बढ़ गया और डिक्रीज हो गया, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में जिसका कोई प्रावधान ही नहीं है तो आप करेंगे कैसे? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट लिमिटेशन, जिसको ओवरकम करने के लिए आपको हम लोगों ने क्या दिया है? ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने फेयर वैल्यू अकाउंटिंग डेवलप किया है। तो आज जो हम लोगों ने किया है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, 1 short notes on accounting concept and conventions. 2 दूसरा दारा केस स्टडी, आइडेंटिफिकेशन of concepts and conventions. Short notes on concept and conventions. Next, limitation of historical cost accounting. Fair value accounting. Features and limitation. अगर वो ना भी बोले तब पूरा ही लिखना, अगर व्हाट कॉन्सेप्ट बोला तब भी लिखना। बेनिफिट of accounting standards, benefits of accounting standards, process of issuing accounting standards, fair value accounting, IFRS, short notes, limitation, fair value, IFRS, benefit of global standards, benefits, very important, of global standards, benefits of global standards. तो ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन याद रखना 5 मार्क्स, 5 मार्क्स ईच। कल हम लोग अकाउंटिंग थ्योरी
एंड कैपिटल मेंटेनेंस का प्रॉब्लम कराएंगे। उसके बाद मैं आपको बता ही दूंगा 20 नंबर आपको यहां से ही मिल जाएगा। रादर कोई स्टूडेंट अगर ध्यान से इसको जुगाड़ करके रखेगा उसको भी 20 नंबर मिल जाएगा। बोलिए, यहां तक कोई सवाल है तो करिए। There is a question. बोलिए, कोई डाउट?